डिपेंडेंसी थ्योरी में, उसके डेवलपमेंट में आंद्रे गुंडर फ्रैंक और इमैनुअल वॉलस्टीन का नाम हम मुख्य रूप से लेते हैं। और इन दोनों ने ही, बोथ ऑफ देम स्ट्रांगली एडवोकेटेड that the underdevelopment of the third world countries or peripheral countries was conditioned by the development and expansion of a developed economy upon which the former was dependent। यानी जो डिपेंडेंट कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से प्रभावित होती है डेवलप्ड कंट्रीज से जिस पर कि वो निर्भर है। तो इनके अंडर डेवलपमेंट का रीजन कहीं ना कहीं ये कहाँ ढूंढते हैं? कैपिटलिज्म में ढूंढते हैं, इंपीरियलिज्म में ढूंढते हैं, नियो कॉलोनियलिज्म में ढूंढते हैं। आर्थिक रूप से ये देश उन देशों पर निर्भर है जिनसे हो सकता है कि वे कभी जुड़े रहे हो। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो सैटेलाइट की तरह से काम कर रही होती हैं, उनको विकसित करने के लिए क्या जरूरी है? तो उसमें इस थ्योरी को देने वाले विचारकों का मानना था कि इनका जो ट्रेड रिलेशन है उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन थीसिस, यानी इनका इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से होगा? जब ये एक ही वस्तु के एक्सपोर्ट को बंद करेंगे, रॉ मटेरियल या फूड मटेरियल के एक्सपोर्ट को बंद करेंगे और अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बनाएंगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट के स्थान पर निर्यात करने की जो अर्थ व्यवस्था है उसको अपनाएंगे। इसीलिए आप देखिए कि भारत में भी जोर दिया जाता है मेक इन इंडिया पर, कि भारत में ही बनाना, नॉट ओनली मेड इन इंडिया बट मेक, बनाना, भारत में अपना सामान खुद बनाना और उसका एक्सपोर्ट करना। तभी हम डिपेंडेंट इकोनॉमी के रूप में नहीं रहेंगे, क्योंकि हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। आत्मनिर्भरता हमें स्ट्रेंथ की ओर ले जाएगी। अमेरिका क्यों एक बड़ी शक्ति बन पाया? क्योंकि अमेरिका के पास नेचुरल रिसोर्सेज बड़ी मात्रा में है, वो अपना अनाज खुद उगाता है, उसके पास ऑयल है जो इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। भारत के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, हमको ऑयल के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है अरब देशों पर, और ये हमारी विदेश नीति को कमजोर बनाने का काम करता है। जब इजराइल का निर्माण हुआ तो भारत ने इजराइल को मान्यता नहीं दी, क्योंकि इससे अरब देश नाराज हो जाते और अरब देशों से भारत को तेल मिल रहा था। तो ऑयल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का आधार है, उसके लिए भारत डिपेंडेंट है दूसरे देशों पर, उसे वो मंगाना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी में भी अभी हमें और आगे जाना है, क्योंकि हम अपने जो शस्त्र अस्त्र हैं उसके लिए भी हम डिपेंडेंट है दूसरे देशों पर, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो रशिया रहा हो, या अभी अमेरिका है। हम इन देशों पर निर्भर हो जाते हैं टेक्नोलॉजी के लिए।
तो ये हमें कमजोर बनाने का काम करती हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी राजनीतिक व्यवस्था को ये वीक करते हैं एंड पुट अस इन अ स्टेट ऑफ डिपेंडेंस। इसीलिए भारत अभी भी उन शक्तियों की श्रेणी में नहीं है जिसमें वो आना चाहता है। तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जब तक वो अपने डिपेंडेंस को जो डेवलप्ड कंट्रीज पर है उस पर से खत्म नहीं करेंगी, कम नहीं करेंगी, तब तक उनका विकास संभव नहीं है। यूएसएसआर का जो अंत हुआ उसके पीछे भी बहुत सारे आर्थिक कारण थे, और जब रूस बना तो उसको शुरू के लगभग 8 से 10 साल तक पूरी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज पर निर्भर रहना पड़ा, क्योंकि वे ही उसको सस्टेनेंस के लिए सहायता, आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे थे, और इसलिए रूस को अपनी राजनीतिक व्यवस्था भी वैसी बनानी पड़ी जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज ने कहा। ग्रुप ऑफ 7 जो डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है, उन्होंने कहा। ग्रुप ऑफ 7 अपने आप में ही कैपिटलिस्ट जो ब्लॉक है उसका एक उदाहरण बन जाता है उन कंट्रीज के लिए जो अभी विकासशील है। आगे जाकर डेवलपिंग कंट्रीज ने भी अपने लिए ग्रुप बना लिया, ग्रुप G77 उसको नाम दिया गया। तो रूस को G7 को G8 बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ी, और उसके लिए उसको अपनी सुपर पावर का दर्जा भी खोना पड़ा। उसको अपनी राजनीतिक व्यवस्था में उस प्रकार के सुधार करने पड़े, अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स वैसे बनाने पड़े जैसा कि G7 के द्वारा कहा गया। तो you can understand that dependence forces a country to change its economic, political structures. Even its socio-cultural scenario is changed due to dependence. क्योंकि जो कोर कंट्री है, जो मेट्रोपोलिस है, वो अपने जैसा ही उसे बनाना चाहती है। जिस तरह से मून एक उपग्रह है पृथ्वी का, उसी प्रकार से डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज की सैटेलाइट के रूप में काम करती हैं। दे गेट लाइट, दे गेट स्ट्रेंथ, दे गेट एनर्जी फ्रॉम देयर मेट्रोपोलिस। लेकिन यहां पर भी आपने देखा कि डिपेंडेंसी थ्योरी को देने वाले कहते हैं कि जो कोर कंट्री है, जो मेट्रोपोलिस है, उसमें जितना विकास हो रहा है जरूरी नहीं है कि सैटेलाइट कंट्री में भी उतना विकास हो। उल्टे क्या उन्होंने देखा था कि सैटेलाइट कंट्री को तो नुकसान पहुंच रहा है, उसकी इकोनॉमी तो स्टैग्नेट कर रही। इसका मतलब है कि जो कोर कंट्री है उसका विकास पेरिफेरल कंट्रीज के कॉस्ट पे हो रहा है। So this is what dependency theorists say, that the economies of underdeveloped countries become stagnant and increasingly dependent upon the economies of the developed countries. Now, what is the way out? So the only way open for the underdeveloped countries is to become developed was to overthrow the existing system, यानी कि जो सिस्टम है उसको समाप्त कर दिया जाए। रिवोल्यूशन, जिस तरह से मार्क्स ने कहा था, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन की बात कही थी, उसी तरीके से। So the only way open for the underdeveloped countries to become developed was to overthrow the existing system and create a new system where there would be no capitalist states, where all will be equal,
जैसा एक राज्य के अंदर हम एक क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं, उसी तरीके से। लेकिन ये इतना आसान काम भी नहीं है कि एक रिवॉल्यूशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की हो जाए। ऑल्दो स्टेट्स के द्वारा यह भी कोशिशें की गई हैं कि अपने उन्हें जो लगता है कि कोई देश उनके ऊपर उनका शोषण कर रहा है, आतताई है, तो वे उसको ओवरथ्रो करें, उसको नुकसान पहुंचाए। डिपेंडेंसी थ्योरी देने वालों ने देखा कि जरूरी नहीं है कि रेवोल्यूशन हो और तभी व्यवस्था में परिवर्तन आए। उन्होंने देखा कि बिना रेवोल्यूशन के भी व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने उस स्टेज को फोरगो करने की बात कही, रेवोल्यूशन के स्टेज को, जो मार्क्स भी बताते हैं कि बिना क्रांति किए हुए, बिना रिवॉल्यूशन के हम अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? थ्रू लिबरलाइजेशन, थ्रू न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, थ्रू इकोनॉमिक पॉलिसीज। हम उदारवाद के द्वारा, हम नई आर्थिक नीतियों के द्वारा जो इम्बैलेंस है विश्व में, उसको दूर कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये काम क्रांति से ही किया जाए। जैसा कि एक देश के अंदर भी हम लोग कहते हैं, परिवर्तन लाने का तरीका केवल क्रांति नहीं है, बल्कि कानूनों के द्वारा। हम अपने देश में देखें कि आजादी के बाद धीरे धीरे जो स्थितियां बदली, उसके पीछे बहुत सारे कानून थे। वो चाहे स्त्री शिक्षा का कानून हो, चाहे वो लैंड रिफॉर्म बिल्स हो, बैंक्स का नेशनलाइजेशन, या दहेज प्रथा को रोकने के लिए कानून, या डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए कानून। तो ऐसे बहुत सारे कानून बने जिन्होंने व्यवस्था में बदलाव लाने का काम किया, विकास करने का काम किया। तो कानूनों के माध्यम से भी, नियोजन के माध्यम से भी बदलाव लाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि ये बदलाव क्रांति से ही आए, शांतिपूर्ण तरीके से भी बदलाव आ सकता है। यही बात इन थ्योरिस्ट के द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कही गई कि लिबरलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के माध्यम से भी परिवर्तन लाया जा सकता है। और आपने देखा कि भूमंडलीकरण ने इस दिशा में काफी कुछ काम किया भी। भूमंडलीकरण ने कई देशों को काफी लाभ पहुंचाया। भारत में भी आप देखिए कि भूमंडलीकरण, जिसको हमने बहुत डर डर के अपनाया, मजबूरी में अपनाया, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड यूनिपोलर बन गया था और इसलिए हमको ये अपनाना पड़ा। अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि भारत में एक बड़ा वर्ग जो था वो थोड़ा ऊपर आया, मिडिल क्लास हमारा बढ़ गया, मध्यम वर्ग, जो मध्यम वर्ग था वो उच्च मध्यम वर्ग में पहुंच गया। तो विकास तो भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप भारत में भी हुआ, लेकिन जो गैप था, जो चैस्म था, जो खाई थी गरीब और अमीर के बीच में, वो भी बड़ी, चाहे वो देश हो चाहे वो व्यक्ति हो। तो भूमंडलीकरण के दोनों पक्ष हैं। एक जिसने विकास को बढ़ावा दिया और दूसरी तरफ इसने डेवलप्ड कंट्रीज को अपनी नीतियों को आरोपित करने का भी एक मौका दे दिया। इसीलिए ब्रिक्स का निर्माण किया गया, जिससे इस इम्बैलेंस को जो WTO के अंदर था, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, उसको दूर किया जा सके। समूह में अगर डेवलपिंग कंट्रीज अपनी बात कहेंगी तो वो ज्यादा सुनी जाएगी, ये मानते हुए, जिस प्रकार से UN में नॉन अलाइंड कंट्रीज ने अपना जो ग्रुप बनाया कि वे
मिलकर बात कहेंगे तो कमजोर बात को भी थोड़ा सा बल प्राप्त हो सकेगा, कमजोर स्वर को। तो दिस इज हाउ द dependency theory works, and we can see it working through ages। कितने समय से ये सिद्धांत काम कर रहा था। जब कोलोनियलिज्म रहा लंबे समय तक तब भी, और उसके बाद नियो कोलोनियलिज्म आ गया। हम लोगों ने बात की थी कि अफ्रीका के कई देश ऐसे भी हैं जिनमें डीकोलोनाइजेशन तो हो गया, लेकिन फिर भी वे पूरी तरीके से विउपनिवेशित नहीं हुए। उनका डीकोलोनाइजेशन वास्तव में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वे जिसने उन्हें गुलाम बनाया था उस देश पर आज भी आर्थिक रूप से निर्भर है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी देने वाले हमारे जो विचारक हैं, उनके लिए कहा जाता है कि there is a lack of consensus among dependency theorists। उनको उनके अपने बीच में इस बात पर एक मत नहीं है कि what is the exact nature of dependence and underdevelopment, और कैसे किस मैकेनिज्म से इस अंडर डेवलपमेंट को, डिपेंडेंसी के रिलेशन को सुधारा जा सकता है। What are the possible remedies? What is the mechanism involved in dependency relations? तो सबसे पहले आपने देखा कि they lack consensus about the exact nature of dependence and underdevelopment, mechanism involved in dependency relations, and the possible remedies। तो इसी बात पर उनमें एक मत नहीं है कि अंडर डेवलपमेंट का मतलब क्या है, प्रकृति क्या होती है उसकी, एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन डिपेंडेंसी रिलेशंस, कैसे डिपेंडेंसी रिलेशंस बनते हैं, और फिर उसका हल क्या है, कैसे ठीक करें, इस पर वो एक मत नहीं है। और ये भी कहा गया कि डिपेंडेंसी जो थ्योरी है, इट इज एक्चुअली नॉट अ थ्योरी बट अ कलेक्शन ऑफ सेवरल आइडियाज, अनेक विचारों का समूह है। ये अभी भी सिद्धांत के रूप में स्थापित नहीं है। डिपेंडेंसी थ्योरी की आलोचना करते हुए कहा गया कि इस थ्योरी को देने वाले लोग एक कोहेरेंट ग्रुप, एक सामंजस्यपूर्ण समूह का निर्माण नहीं करते हैं। कुछ तो इसमें से ऐसे हैं जो सोशलिस्ट नेशनलिस्ट हैं, कुछ रेडिकलिस्ट हैं, पूरी तरीके से परिवर्तनवादी, तो कुछ दूसरी ओर रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट हैं। तो अलग अलग प्रकार के लोग। वॉलेंस्टीन आपने देखा था कि ही वॉज अ सोशलिस्ट, तो देयर आर सम सोशलिस्ट, देयर आर सोशलिस्टिक नेशनलिस्ट, देयर आर रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट, देयर आर रेडिकल्स ऑल्सो। कुछ कहते हैं कि पूरी तरीके से परिवर्तन होना चाहिए, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। कैसे? आइदर बाय रेवोल्यूशन और बाय अदर रेडिकल रिफॉर्मिस्ट मीन्स, चाहे क्रांति हो या अन्य उग्र तरीकों से परिवर्तन किया जाना चाहिए। कुछ कहते हैं कि देयर शुड बी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, संरचनात्मक परिवर्तन करके हम डिपेंडेंसी के रिलेशन को ठीक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो कुछ शांति की बात करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से रिफॉर्म्स के जरिए से, जैसे भारत में आपने देखा कि ग्लोबलाइजेशन जब शुरू हुआ तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए, जिससे देश की आर्थिक जो सिनेरियो है, दृश्य है, उसको परिवर्तित किया जा सके। Then some also advocate new forms of cooperation between the core and the peripheral states।
एक भिन्न प्रकार का संबंध बनाया जाए जहां पे ये जो डिपेंडेंस है उसको ठीक किया जा सके। तो उनके बीच में एक मत वो नहीं है कि कैसे काम किया जाए, कुछ रेवोल्यूशन की बात तो कुछ परिवर्तन की बात करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। Then again, they are criticized that there is no clear definition of dependency. निर्भरता का मतलब क्या है, इस पर भी वो एक मत नहीं है, कोई एक स्टैंडर्ड मीनिंग वो नहीं देते। देखिए, कोई भी सिद्धांत तब कंप्लीट माना जाता है जब उसमें प्रयुक्त जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अर्थ हमेशा एक जैसे बने रहें। कॉन्सेप्ट्स पर थ्योरी देने वालों में एक मत सहमति होनी चाहिए। राज्य का मतलब क्या है, जब हम इसी बात पर क्लियर नहीं है, डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, अगर हम इसी बात पर सहमत नहीं है, हम अलग अलग उसकी मीनिंग देंगे, तब हाउ कैन वी गिव अ थ्योरी बेस्ड ऑन दिस वेरी कॉन्सेप्ट। डिपेंडेंसी थ्योरी देने वाले जो विचारक हैं, उन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम पर तो अटैक किया, लेकिन जो पेरिफेरल स्टेट्स हैं उनकी डिपेंडेंट स्टेटस क्यों है, इस पर उन्होंने कम बल दिया। यानी इट इज वेरी इजी टू अटैक, इट इज वेरी इजी टू क्रिटिसाइज। We can say that dependency theory concentrates more on discussing the defects of world capitalism and less upon the ways and means for ending dependency under in the developed countries. तो वर्ल्ड कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है उस पर तो अटैक किया गया, लेकिन कौन से तरीके हैं जिनसे डिपेंडेंसी को खत्म किया जा सकता है, इसके विषय में वो नहीं बताते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दे फेल टू एनकम्पास, दे फेल टू आइडेंटिफाई फैक्टर्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट। वो अंडर डेवलपमेंट क्यों है ये नहीं बताते। वो ये कहते हैं कि वर्ल्ड कैपिटलिज्म है, उसको खत्म करने की बात कहते हैं, लेकिन अंडर डेवलपमेंट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में क्या है, क्यों है, ये नहीं बताते। अंडर डेवलपमेंट के रीजंस हर देश में अलग अलग हो सकते हैं, हर रीजन में अलग अलग हो सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम साउथ एशिया में देखें तो साउथ एशिया के जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं उनमें कई में विकास पहुंचा है। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, ये ऐसे देश हैं जहां पर विकास पहुंचा, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ। लेकिन दूसरी ओर अगर आप साउथ एशिया के देशों को देखें तो उनमें अभी विकास आना बाकी है, और यहाँ पर जो विकास नहीं हुआ उसके पीछे जो रीजंस है वो सब में अलग अलग है। बांग्लादेश की अपनी परिस्थितियां हैं, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, सबके पास अपने कुछ सोशियो पॉलिटिकल, कल्चरल, एथनिक रीजंस हैं। तो उनको जब तक हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, हम एक ही कोट सबको नहीं पहना सकते, एक ही आवरण से हम सबको नहीं ढांक सकते। तो अंडर डेवलपमेंट का कॉज ये नहीं बताते हैं, और अंडर डेवलपमेंट का कॉज नहीं बताते हैं तो इस वजह से ये भी नहीं बता पाते हैं कि डिपेंडेंट और जो डोमिनेंट कंट्रीज हैं उनके बीच में जो इनइक्वालिटी है वो क्यों है, कैसी है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, हाउ टू रेक्टिफाई, हाउ टू रेमेडी दैट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं विच are used to criticize
द डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट, जो डिपेंडेंसी थ्योरी को देने वाले लोग हैं उनको ये कहकर क्रिटिसाइज किया जाता है। एंड it is also said that dependency theory wrongly depends upon Marxian concept of surplus value for defining underdevelopment in terms of capitalistic exploitation. सरप्लस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है उसका भी गलत तरीके से प्रयोग किया गया है। तो थ्योरी ही पढ़ना पर्याप्त नहीं है, उसका जो क्रिटिसिज्म है वो भी हमें जानना चाहिए, उसके जो लिमिटेशंस हैं वो हमें जानना चाहिए कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं बताता है कि डिपेंडेंसी को कैसे दूर किया जा सकता है। और इसलिए ये सिद्धांत इंटरनेशनल रिलेशन का एक एकांगी सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। वी कैन नॉट से कि ये पूरी, क्योंकि इसमें केवल अर्थ की बात कही है, केवल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स की बात कही है, केवल एक प्रकार के संबंधों की बात कही है। हम जब इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं तो उसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल, एनवायरमेंटल बहुत तरीके के रिलेशंस आ जाते हैं और ये सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन एक ही चीज नहीं है, ये केवल अर्थ नहीं है। तो मार्क्स वाली गलती यहाँ पर भी हम देखते हैं कि केवल अर्थ के माध्यम से संबंधों को उन्होंने समाज के अंदर बताया था, व्यक्तियों के बीच में संबंध, यहाँ पे राज्यों के बीच के संबंधों को केवल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स के माध्यम से बताया गया है। राज्य में और राज्यों के बीच में देयर इज मोर देन ओनली इकोनॉमिक रिलेशंस और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स। तो इसको आप पढ़ें, ये जो विभिन्न सिद्धांत देने वाले लोग हैं उनके द्वारा जो बातें मुख्य रूप से कही गई हैं उसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया, चाहे वो पेनन रहे हो, चाहे वो रॉल्फ प्रेस्विश रहे हो या इमैनुअल वॉलेस्टीन रहे हो, इन सभी के विचार इसमें निहित है डिपेंडेंसी थ्योरी में। कल हम लोगों ने स्पेशली प्रेस्विश के बारे में बात की थी, आज हम लोगों ने अन्य विचारकों की भी बात की जो मुख्यतः लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से है या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के बारे में उन्होंने पढ़ा है कि वहां पर जो स्थिति है वो वैसी क्यों बनी हुई है, व्हाई दे आर नॉट ग्रोइंग, व्हाई दे आर नॉट डेवलपिंग डिस्पाइट द कंट्रीज ऑन विच दे आर डिपेंडेंट, देम ग्रोइंग, देम डेवलपिंग। तो आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा आज के इस क्लास में जो हम लोगों ने बात की है। तो कैन एनीवन say something?